सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ है मुद्रा और साख। पिछले कई दिनों से हम मुद्रा और साख के बारे में पढ़ रहे हैं और साख के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऋण के औपचारिक क्षेत्र कौन से हैं भारत में। यानी भारतवर्ष के लोग जो ऋण है औपचारिक तरीके से उन किन किन माध्यमों से लेते हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है इस बारे में चर्चा करेंगे। यानी अनौपचारिक तरीका क्या है, अनौपचारिक तरीका कितना उचित है, अनौपचारिक तरीका कितना उचित है ऋण के मामले में। इन बातों पर आज के हम इस पीरियड में चर्चा करेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे और आप अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को लिख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरेख 2 में शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आरेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। गांव में, शहरों में किससे? अनौपचारिक तरीके से। अनौपचारिक तरीका है गांव के साहूकार पूंजीपति लोगों से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और किसान की आड़ती से। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं कि उनमें केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से होता है। यानी शहरों में सब कुछ बैंकों से। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है। इन सब से क्या पता चलता है? पहला औपचारिक स्रोत सभी के लिए ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण ज़रूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए लिए गए उधार व आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने में काम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सरकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों को की अनौपचारिक स्रोत से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक, आप यहाँ तक एक चीज़ तो समझ गए होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण किसे कहते हैं। औपचारिक ऋण वो ऋण है जिसके लिए हम सहकारी, सरकारी या बैंकों के माध्यम से लेते हैं और अनौपचारिक गांवों के साहूकार पूंजीपति आड़तियों से कर्ज लेते हैं। स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए। दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार की औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं जबकि अमीर परिवार के औपचारिक स्रोतों को ऋण प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। औपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पर यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो सके ताकि गरीब परिवारों को सस्ते ऋण का फायदा मिल सके। यहाँ पर एक आरेख में दिखाया गया है शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक और कितना प्रतिशत अनौपचारिक है। गरीब परिवार 85% क्या है उसका औपचारिक स्रोत है और 15% यानी क्या है 85% अनौपचारिक स्रोत से ऋण प्रतिशत है और औपचारिक स्रोत के ऋण का प्रतिशत। यहाँ इंडेक्स है 15 और 85 का। कम संपत्ति वाले में है 47 और 53 का और समृद्ध परिवार 28 और 72 का। यानी इंडेक्स में नीचे दिखाया गया औपचारिक स्रोत से ऋण की प्रतिशत और बैंगनी औपचारिक स्रोत से ऋण का प्रतिशत। यानी एक अनौपचारिक है और एक औपचारिक है। यहाँ थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इंडेक्स अलग अलग दिखाए गए हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। गांव में गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा साहूकार से लेना पड़ता है और बैंकों से कम, बल्कि शहरों में इसका अपोजिट होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, इस पर विचार करें ऋण के लिए औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर है। सभी लोगों की यथोचित दरों में ऋण
ऋणों को उपलब्ध होना चाहिए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए? अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे, उसका काम मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कुछ एक दिखाया गए हैं निर्धनों के सहायता समूह, एनजीओ वगैरह, या उनकी सहायता कैसे होती है। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है, यानी प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया बड़ी पेचीदगी है। जैसा कि इस हमने मेगा के मामले में देखा कि बैंक के कर्ज लेने के लिए ऋणधार विशेषकर कागजों की जरूरत पड़ती है, जैसे जमीन, मकान। ऋणधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसे गरीब बैंकों में ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों की व्यक्तिगत स्तर पर जानते और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना नया ऋण लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाराजन ब्याज की दरें ऊंचा रखते हैं, लेन देन को लिखापढ़ी की पूरा करते हैं। हाल ही के वर्षों में गरीबों के उधार लेने में कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। विचार ग्रामीण और गरीबों में, विशेषकर महिलाओं, छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह संगठित करने के लिए उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने के लिए आधारित है। इस विशेष स्वयं सहायता समूह एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से 100 रुपये या इससे अधिक हो सकती है और यह परिवारों में बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे समूह से कर्ज ले सकते हैं। समूह को कर्ज पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा दिए जाने वाले ब्याज को कम होता है और 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण से योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम से लिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वयं रोजगार अवसर सृजन कराना। उदाहरण के लिए सदस्यों में छोटे छोटे कर्ज, गिरवी जमीन छुटवाने, कार्यशील पूंजी, बीज, खाद, बांस, कपड़े आदि के घर बनाने, सिनायत, करगा इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आज हमने पढ़ा कि निर्धनों की सहायता समूह क्या है, अनौपचारिक और औपचारिक साख के यानी ऋण के क्या तरीके हैं और इन पे कैसे मिलता है। इन पर आप सुंदर नोट्स लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है और ये अनौपचारिक से औपचारिक तरीके से ऋण लेना किस प्रकार मुश्किल है, इन पर महत्वपूर्ण चर्चा से आप नोट्स लिखें और उनको याद करें। आज के लिए धन्यवाद। कल के लिए हम इस लेसन को आगे बढ़ाएंगे और कल हमारा लेसन ये कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।